नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीपीटी हेल्थ केयर के आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ की बिडिंग डेट 22 फरवरी से 26 फरवरी 24 तक की है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी आईपीओ में हाथ डालने से पहले हमें अगर उस कंपनी के प्लस और माइनस दोनों के बारे में पता चल जाए तो हमारा डिसीजन सही रहता है। मतलब ये कि अगर हमें पहले से ही उस कंपनी के प्लस और माइनस के बारे में पता चल जाए, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चल जाए, तो हम अपना डिसीजन उसी अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं आगे कि इस कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेसेस है, ताकि हम अपना डिसीजन आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उसी अकॉर्डिंग ले सकें। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि इसकी बिडिंग डेट 22 फरवरी से 26 फरवरी तक है। इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,160 रुपये की है। लॉट साइज 80 का है। प्राइस रेंज 177 से 186 का है और इश्यू का साइज़ 525.14 करोड़ का है। तो अभी हम आगे चलते हैं और बात करते हैं जीपीटी हेल्थ केयर की स्ट्रेंथ्स के बारे में। इस कंपनी में क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या इसके अंदर वीकनेसेस हैं। तो वीकनेसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेड्स एंड हॉस्पिटल्स, ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये एक मेन की रीजनल कॉरपोरेट हेल्थ केयर कंपनी है और ये रिपोर्ट दी है क्राइसिल ने 2023 के अंदर। मतलब नंबर ऑफ बेड्स और हॉस्पिटल्स के मामले में ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये वन ऑफ द की हेल्थ केयर कंपनी आती है। क्राइसिल ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है। तो ये एक अच्छा स्ट्रेंथ है इस कंपनी का। और दूसरी जो इसकी स्ट्रेंथ है वो ये है कि मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म के मामले में इसके पास डाइवर्सिफाइड सर्विस पोर्टफोलियो है, जिस वजह से इसके पास डाइवर्सिफाइड रिवेन्यू स्ट्रीम्स है। मतलब अलग अलग सोर्सेज के पास रिवेन्यू के सोर्सेज भी हैं। इसके अलावा ये कंपनी कोर मेडिकल, सर्जिकल और इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा ये कंपनी कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड हेल्थ केयर स्पेशलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है, जैसे निफ्रोलॉजी के अंदर, मतलब रीनल ट्रांसप्लांट हो गया, या डायबिटोलॉजी एटसेट्रा के अंदर। तो इस मामले में भी ये इसका अच्छा पॉइंट है, अच्छी स्ट्रेंथ है इस जीपीटी हेल्थ केयर की। अगली जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि जुलाई 2000 के अंदर जहाँ इसके पास सिर्फ 8 बेड्स की कैपेसिटी थी, जो कि सितंबर 2023 के अंदर बढ़ के 561 बेड्स तक हो गई है, जो कि एक अच्छा इंक्रीज़ है बेड्स के मामले में। इसके अलावा इस कंपनी की मेडिकल प्रोफेशनल्स की टीम भी बहुत इंक्रीज़ हुई है, जहाँ पे मेडिकल एक्सपर्ट का जो स्टाफ इनके पास 945 था 2021 के अंदर, जो कि बढ़ के 1312 हो गया है सितंबर 2023 तक। इसमें भी काफ़ी अच्छी मेडिकल प्रोफेशनल्स के अंदर इन्होंने काफ़ी नए रिक्रूट किए, या इन्होंने काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स इनके ऑक्यूपेशन के अंदर। इसके अलावा जो इनका ऑपरेशनल रिवेन्यू है वो भी हर साल बढ़ रहा है। 2021 के अंदर जो कि ऑपरेशनल रिवेन्यू 242.75 था, जो कि 22 के अंदर बढ़ करके 337.42 हो गया, और 2023 के अंदर जो बढ़ के 361.04 करोड़ तक हो गया। तो इस मामले में भी ये अच्छी स्ट्रेंथ है जीपीटी हेल्थ केयर की। अब हम आगे बात करेंगे इसके रिस्क के बारे में। जीपीटी हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो रिस्क है वो ये है कि इस कंपनी का 70% जो ऑपरेशनल रिवेन्यू है वो उन हॉस्पिटल से आता है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर सिचुएटेड है। वहीं पे सबसे ज़्यादा पेशेंट बेस बना हुआ है इस कंपनी का। तो ईस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा बेस है इस कंपनी का, और वहाँ पर अगर किसी तरीके की ईस्टर्न रीजन के अंदर अगर किसी तरीके की इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी के बिजनेस पे, फाइनेंशियल कंडीशन पे, ऑपरेशनल रिजल्ट पे, कैश फ्लो पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि सारा सब रिवेन्यू के अंदर 70% ईस्ट इंडिया में बेस्ड है, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी जो बड़ी वीकनेस है वो ये है कि इस कंपनी की एक
प्रमोटर ग्रुप है ईश्वरी प्रसाद, जो कि विलफुल डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया जा चुका है कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो फ्यूचर एडवर्स एक्शंस और पेनल्टी अगेंस्ट एनी प्रमोटर ग्रुप मेंबर, मतलब फ्यूचर में अगर कोई भी बैंक, आरबीआई, सेबी कोई भी किसी तरीके का अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो इट में एडवर्सली अफेक्ट द कंपनीज रेपुटेशन एंड बिजनेस ऑपरेशंस। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी का। तीसरा जो रिस्क है वो ये है कि इस कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स पर और प्रमोटर्स पर लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो एनी एडवर्स डेवलपमेंट्स में इम्पैक्ट इट्स ऑपरेशंस। तो किसी भी तरीके की अगर लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर दिक्कत आती है तो वो कंपनी के ऑपरेशंस पे एडवर्स इफेक्ट डालेगी। इसके अलावा पोटेंशियल लिटिगेशन एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ जो है वो भी कंपनी की रेपुटेशन पे फ़र्क डाल सकती है, बिजनेस पे फ़र्क डाल सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन और कैश फ्लो पे फ़र्क डाल सकती है किसी तरीके की अगर लीगल प्रोसीडिंग्स में आगे आने वाले टाइम में अगर दिक्कत होती है तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के बारे में। अगला जो नेगेटिव पॉइंट है वो है कि इस कंपनी की कुछ कमिटमेंट्स हैं कुछ कंटिजेंट लायबिलिटीज़ की तरफ, जिससे कि आने वाले टाइम में इसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे असर डाल सकती है। तो एज ऑफ सितंबर 2023 इसकी जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो लगभग 1.8 करोड़ रुपीज़ है। तो ये लायबिलिटी अगर कभी फ्यूचर में अराइज हो गई तो इसके रेवेन्यू पे, इसके ऑपरेशन पे फ़र्क पड़ने की पूरी उम्मीद है। ये भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगला जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये कंपनी रिलाइज ऑन थर्ड पार्टी सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। ये कंपनी जो है थर्ड पार्टी सप्लायर और मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंडेंट है फॉर सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स। तो अगर फ्यूचर के अंदर ये थर्ड पार्टीज़ अगर अपना ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाती है तो इस कंपनी के बिजनेस पे, रिजल्ट्स पे, ऑपरेशंस पे, कैश फ्लो पे फ़र्क पड़ सकता है। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स है जो कि सबको पता होना चाहिए कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले। तो हमने इसके स्ट्रेंथ्स के बारे में डिस्कस कर लिया और इसकी वीकनेसेस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सबको आगे आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या जब लिस्टिंग होती है तब यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सब पॉइंट्स का हमारे को एडवांस तो पता चल गया। आगे डिसीजन सबका अपना अलग अलग होता है। इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जीपीटी हेल्थ केयर के रिवेन्यू के बारे में। जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है कि रिवेन्यू हर साल बढ़ ही रहा है। 2021 के अंदर 243 करोड़ था, अगले साल बढ़ के 337 हो गया और उसके बाद बढ़ के 361 हो गया। तो मतलब रिवेन्यू के मामले में ये कंपनी सही परफॉर्म कर रही है। एसेट्स के मामले में भी लगभग सेम परफॉर्मेंस है इस कंपनी की। 21 के अंदर 317 करोड़ था, 22 के अंदर 323 करोड़ और 23 के अंदर 327 करोड़ एसेट्स रही हैं इसकी। मतलब हर साल इनमें भी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई है। 21 के अंदर 21.09 करोड़ इसके प्रॉफिट था, 22 के अंदर 41.66 करोड़ इसका प्रॉफिट था। यहाँ पे तो अच्छा जंप है, लेकिन 23 के अंदर थोड़ी सी गिरावट आई है प्रॉफिट के मामले में, जो कि घट के 39.01 करोड़ हो गया है। तो उम्मीद है आपको अब इसके हर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चल गया होगा। तो अब डिसीजन आपको लेना है कि इसमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, या जब आईपीओ के बाद जब इसकी लिस्टिंग हो जाएगी तब आगे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।